गर्मी में गधा जितना मस्त रहता है ना, कड़की में सिर्फ ये उतना मस्त पाया जाता है। जी। अरे जी क्या, जिंदगी से जो कसमसाया हो, जिसको मरना ही रास आया हो, वो बुते बेवफा से प्यार करे जिसको कुत्ते ने काट खाया हो। झूठ। अव्वल तो ये सूरज नहीं, और अगर सूरज है तो पूरब नहीं, वरना वालिद साहब और मुझे बुलाए नाश्ते पर। साल 1996 के एक दिन की बात है। जॉनी वॉकर अपने बेटे नासिर खान के साथ चेन्नई जा रहे थे। वहां उन्हें चाची 420 फिल्म की शूटिंग करनी थी। जॉनी वॉकर जब प्लेन में थे तो बहुत डरे हुए थे। वो बार बार अपने बेटे का हाथ पकड़कर घबराहट में उससे पूछते, सब ठीक हो जाएगा ना नासिर, कुछ होगा तो नहीं? नासिर ने जॉनी साहब को दिलासा देते हुए कहा, कुछ नहीं होगा डैडी, सब पुरानी बातें हैं। तो जॉनी साहब ने अपने बेटे नासिर से कहा, तू नहीं जानता नासिर, तू नहीं जानता, तू कुछ नहीं जानता। तो क्या जॉनी वॉकर को प्लेन में डर लगता था? क्या उनके साथ प्लेन में कभी कुछ हुआ था जो उस दिन उन्हें प्लेन में बैठते हुए इतना डर लग रहा था, या कोई और ही बात थी? दिले बेताब तमन्नाई है, आओ आओ यूं न मचला करो, लिल्लाह करम फरमाओ। कहानी यहाँ से कुछ साल पीछे जाती है। ये उन दिनों की बात है जब जॉनी वॉकर अपने करियर के शिखर पर थे। उन दिनों जब साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मेकर्स ने हिंदी फिल्में बनानी शुरू की तो वे हिंदी कलाकारों को शूटिंग के लिए चेन्नई ही बुलाते थे। उस जमाने में जॉनी वॉकर भी साउथ में बनी बहुत सारी हिंदी फिल्मों का हिस्सा थे। 60 के दशक की शुरुआत में वो एक फिल्म की शूटिंग के लिए जब चेन्नई, जो तब मद्रास हुआ करता था, वहाँ पहुँचे तो 2-3 दिन बाद ही उनके भतीजे की मौत हो गई। भतीजे की मौत की खबर मिली तो जॉनी साहब को शूटिंग छोड़कर वापस मुंबई आना पड़ा। फिर कुछ महीनों बाद जॉनी वॉकर चेन्नई में ही किसी और फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें खबर मिली कि उनके पिता का इंतकाल हो गया है। एक दफ़ा फिर से जॉनी वॉकर जी को शूटिंग बीच में छोड़कर घर लौटना पड़ा, मगर जब कुछ महीनों बाद वो किसी दूसरी फिल्म की शूटिंग के लिए चेन्नई फिर से गए तो होटल पहुंचते ही उन्हें एक और बहुत बुरी खबर मिली। जॉनी साहब होटल के कमरे में दाखिल ही हुए थे। उनका बैग भी अभी उनके हाथ में ही था कि कमरे में मौजूद टेलीफोन बज पड़ा। जॉनी साहब ने फ़ोन उठाया, बैग उनके हाथ में ही था। फ़ोन उठाकर जैसे ही जॉनी वॉकर ने बोला हेलो, उधर से आवाज़ आई, जॉनी, गुरुदत्त नहीं रहे। गला छोड़ भाई, गला सतार का नहीं है। मैं हूँ विजय। विजय। वो 10 अक्टूबर 1964 का दिन था। गुरुदत्त साहब की मृत्यु की खबर से जॉनी सदमे में आ गए। गुरुदत्त उनके जिगरी दोस्त थे। उनकी मौत की खबर ने जॉनी वॉकर को बेहद दुखी कर दिया। वो फौरन होटल से निकले और टैक्सी पकड़कर एयरपोर्ट आ गए। उसके बाद जब जॉनी वॉकर मुंबई आए तो फिर उन्होंने कभी चेन्नई वापस ना जाने का फैसला कर लिया। उनके इस फैसले ने उनके करियर पर काफ़ी बुरा असर डाला, क्योंकि उस दौर में साउथ में बनने वाली ज़्यादातर फिल्में बड़े बजट की होती थी। प्रोफेशनली जॉनी साहब को चेन्नई ना जाने की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन उन्हें इस बात का डर था कि अगर वो चेन्नई फिर से गए तो पता नहीं क्या बुरी खबर उन्हें मिले। जॉनी वॉकर ने चेन्नई की फिल्में साइन करना बंद कर दी। कुछ फिल्में जो उन्होंने पहले से साइन की हुई थी, उनके मेकर से जॉनी वॉकर ने कह दिया कि मैं वहाँ नहीं आऊँगा, आप बॉम्बे में ही शूटिंग कंप्लीट कर लें। सालों बाद उन्होंने जब कमल हासन की चाची 420 साइन की थी, तब उन्हें नहीं पता था कि इस फिल्म की शूटिंग के लिए उन्हें भी चेन्नई ही जाना पड़ेगा। लेकिन चूंकि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके थे तो अब तो उन्हें चेन्नई जाना ही था। यही वजह थी कि जब बेटे नासिर खान के साथ वो 1996 में चेन्नई जा रहे थे तो फ्लाइट में इतना ज़्यादा घबरा रहे थे। तुम मरा नहीं अभी तक? ये तो बहुत जिंदा है। अगली कहानी भी चाची 420 फिल्म से ही जुड़ी है। जब चाची 420 फिल्म की शूटिंग के लिए जॉनी वॉकर साहब अपने पुत्र नासिर खान के साथ चेन्नई गए थे तो चेन्नई में उन्हें एक 5 स्टार होटल में ठहराया गया था। पहली रात होटल में ठहरने के बाद जॉनी वॉकर साहब ने अगले दिन सुबह ठीक 7 बजे अपने बेटे नासिर को जगा दिया। नासिर ने हैरानी से उनसे पूछा, क्या हुआ डैडी?
जोनी वोकर बोले, 7 बज गए हैं, हमें शूटिंग पर जाना है। बेटे नासिर खान ने कहा, लेकिन शिफ्ट तो 9 बजे की है, फिर इतनी जल्दी क्या है? जोनी साहब बोले, नहीं नहीं, हमें वक्त पर पहुंचना है, फटाफट नाश्ता मंगा। फिर रूम सर्विस पर कॉल करके नाश्ता मंगाया गया और तैयार होकर 8 बजे जोनी साहब ने नासिर से फिर कहा कि फटाफट गाड़ी मंगा लो। नासिर ने कहा कि इतनी जल्दी स्टूडियो जाकर हम क्या करेंगे, लेकिन जोनी साहब ने उनको चुप करा दिया और फौरन गाड़ी बुलाने का ऑर्डर दिया। गाड़ी आई और 15 मिनट में ये लोग स्टूडियो पहुंच गए। स्टूडियो पहुंचते ही जोनी साहब मेकअप रूम में घुस गए। पता चला अभी तो मेकअप वाला भी नहीं आया है। उन्होंने खुद ही अपना मेकअप करना शुरू कर दिया और फिर पूरी तरह तैयार होकर ठीक 8:55 पर जोनी साहब अपनी कुर्सी पर बैठ गए और बेटे नासिर से कहा कि डायरेक्टर को बता दो, मैं आ गया हूँ। नासिर खान दुविधा में आ गए, क्योंकि वो बताते तो किसे बताते, वहाँ तो कोई था ही नहीं। दरअसल फिल्म के डायरेक्टर खुद कमल हासन साहब ही थे और चूंकि उन्हें औरत का मेकअप लेना पड़ता था तो वो मेकअप लेने में उन्हें बहुत देर हो जाती थी, इसीलिए वो अक्सर सेट पर बहुत देरी से पहुंचते थे। खैर, जब कमल हासन आए तो उन्हें पता चला कि जोनी साहब 8 बजे से बैठे हैं। कमल हासन ने सोचा कि शायद उनके असिस्टेंट ने जोनी वॉकर को गलती से जल्दी बुला लिया। कमल हासन ने अपने असिस्टेंट की क्लास भी लगा दी। फिर उस दिन का शूट कंप्लीट कर लिया गया। जोनी वॉकर अपने बेटे नासिर के साथ होटल वापस आ गए। अगले दिन उन्होंने फिर नासिर को सुबह 7 बजे जगा दिया और फिर वही एक दिन पहले वाला सारा घटनाक्रम रिपीट हुआ। नासिर खान काफ़ी हैरान थे। अगले 2-4 दिन भी जोनी वॉकर जी ने ठीक वही किया। वो रोज़ सुबह नासिर को जगाते और नाश्ता करके ठीक 8 बजे होटल से निकल जाते और 9:50-55 तक तैयार होकर अपनी कुर्सी पर बैठकर कहते कि डायरेक्टर को बता दो, मैं रेडी हूँ। हारकर यूनिट के लोगों ने ही जोनी वॉकर से कहा कि सर, आपको कॉल टाइम दिया जाएगा, आप इतनी सुबह आने की परेशानी मत उठाइए। उस दिन जोनी साहब के बेटे नासिर खान ने उनसे पूछ ही लिया कि आप क्यों रोज़ इतनी सुबह आते हो, जबकि आप भी देखते हैं कि शूटिंग देर से ही स्टार्ट होती है। तब जोनी वॉकर बोले, मुझे 9 बजे की शिफ्ट बताई गई है, तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मुझे 9 बजे से पहले ही रेडी हो जाना है। मैंने आज तक ऐसे ही काम किया है और मुझे यही आता है। मैं आगे भी ऐसे ही काम करूँगा। आज ही नौकरी से निकाला गया है, फिर भी मस्ती देखो क्या चल रही है। और फिर हलवा, पराठा, अंडे,